हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फॉर्म। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो गई। मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी, तो सॉरी फॉर दैट। और एक बार आप सभी बता देना कि मेरी वीडियो और वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है या नहीं। सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सब बता देना सब कुछ क्लियर है कि नहीं है आप लोगों के लिए। एक बार सभी बता देना क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए सही आ रही है। एक बार आप सभी कंफर्म कर देंगे तो मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी कि मेरी आपको क्लास सही दिख रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा इशू हो गया था टेक्निकल, इस वजह से सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, आपके मैसेजेस भी नहीं आ पा रहे थे। तो अभी सब कुछ सही है, ठीक है। ये हमारी पूरी टीम मेंबर्स है जो आपके अलग अलग क्लासेस ले रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी आज थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमारा टाइम पहले से ही बहुत जा चुका है, ठीक है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके ऑनलाइन पेपर्स में हुए थे। तो आज पहले उसको हम करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी भावी शिक्षक होने वाले हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको भी पता होगी चिल्ड्रंस डे की। आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हो, इसलिए आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी टेंस हो गई थी, मेरी क्लास में प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में चली जाती हूँ। गलती से मेरे से ईवीएस में स्ट्रीमिंग हो गया था। अभी ईवीएस वाली मैम के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगी, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। और बहुत लोग जुड़े थे मेरे से, चले भी गए, ठीक है। नमस्ते ममता जी। और लोग भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आज की क्लास हम स्टार्ट कर सकें। चलिए यहाँ से फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सभी ध्यान से क्वेश्चंस को देखना और सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं करा रही हूँ आपके प्रीवियस ईयर जो 2021 में हुआ था, सेकंड पेपर 23 दिसंबर का है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि मैम कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है, किस ईयर का है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिश करिएगा कि 20 सेकंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर सकिए, ठीक है। तो विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत
क्या कहलाता है? डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्ट ऑफ द लैंगिट्यूडल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टिकल परस्पर अनुबंध, प्रॉक्सिमल मतलब आपका हो गया अधोमुखी, और सेफ्लोकॉडल हो गया आपका शीर्षगामी। उसके बाद हमारा फोर्थ होता है निरंतरता। तो फटाफट आंसर करना, सभी 20 सेकंड के अंदर करना इसको। सभी के आंसर आ जाने चाहिए कि विकास अनुदैर्ध्य अक्ष दिशा में आगे बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर एक दिशा में बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो होता है अधोगामी होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, परस्पर अनुबंधन होगा, सेफ्लोकॉडल यानी कि शीर्षगामी या निरंतरता। तो सभी ने बोला है डी। अगर अनुदैर्ध्य बोले यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा, निरंतरता नहीं होगी। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा शीर्षगामी या सेफ्लोकॉडल। ठीक है। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूड में हो रहा है, एक लंबवत दिशा में जो होती है ना, सिर से पहले विकास जो मानते हैं, पहले जो विकास सिर होता है, बच्चे जब स्टार्टिंग में होते हैं तो उनका सिर जो होता है बहुत हिलता है, पहले पहले वो उस पे कंट्रोल करते हैं, फिर सिर के बाद से वो अपने हाथों को, फिर अपने पैरों को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये जो होता है वो अनुदैर्ध्य में होता है, और ये होता है शीर्षगामी बोलते हैं। ठीक है। तो डी मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया था, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो क्या होता है? केंद्र से परिधीय की ओर, यानी जो पहले स्नायु मंडल से विकास जो होता है वो छोरों की तरफ होता है। निरंतरता यानी जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जो बच्चा पैदा होता है तो विकास जो क्या होता है, बर्थ टू एंड तक होता है, वो निरंतरता का सिद्धांत बताता है। और परस्पर संबंध यानी हर विकास एक दूसरे से संबंधित है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, फर्स्टली वो क्या करेगा? अपने हाथ पैरों को हिलाएगा, फिर बैठेगा, फिर सपोर्ट लेके खड़ा होगा। तो हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य यानी जो ऊपर से नीचे की ओर जब विकास जो होता है ना, उसकी बात कही गई है। तो वो जो हमारा होगा शीर्षगामी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समकालीन सिद्धांतकार बचपन मानते हैं एक सामाजिक निर्माण के रूप में, सभी संस्कृतियों में एक डर की अवधि के रूप में, महान तनाव और चिंता की अवधि के रूप में, यौवन की आयु तक विकास की अवधि के रूप में। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। कंटेम्पररी थ्योरिस्ट कंसीडर चाइल्डहुड, ऑप्शन है एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, एज अ स्केयर्ड पीरियड ऑफ ऑल कल्चर, as a period of great stress and anxiety, as a period of development till the age of probability। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी आंसर करना फटाफट। रुद्र जी नमस्ते। जो बचपन को मानते हैं, क्या मानते हैं? सभी संस्कृतियों के डर के रूप में माना जाएगा, चिंता और तनाव के रूप में माना जाएगा, या जो ये विकास है ये यौवन से तक की अवधि यानी किशोरावस्था जो बोलते हैं ना, वहां तक ही मानते हैं बचपन। तो इसका क्या होगा आंसर? रुद्र जी बोल रहे हैं सेकंड का डी। तो इसको अगर हम बोलेंगे जो बचपन है यानी चाइल्डहुड की बात हो रही है, वो हमारा क्या होगा? सामाजिक निर्माण के रूप में देखा जाएगा। जो बच्चे का मेन विकास, जो एक नींव डाली जाती है ना बच्चों को सोचने समझने सीखने दूसरों से इंटरेक्शन की, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक सामाजिक निर्माण के रूप में होगा। ठीक है। यौवन की आयु तक विकास की अवधि के रूप में केवल नहीं मानेंगे कि आप केवल इतनी दूर तक बड़े हो गए, उतना नहीं हो गया। जो बचपन है क्या है, वहां से हमें बेसिक नींव मिलती है, क्योंकि बचपन के बाद ही जो बच्चा होता है वो अपने समाज से इंटरेक्ट होता है, वहां से वैल्यूज लेता है, हर चीज को सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? एक सामाजिक निर्माण के रूप में। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है?
काफी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन काफी हर एक चैप्टर से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, जीन प्याचे हो गया, वाइगॉट्स्की हो गए, कोलबर्ग हो गए, डेवलपमेंट, हर इस चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप भी, क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाएगा, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हमेशा आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा विविधता का सम्मान करना, व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करता है, मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करता है, क्षमता आधारित निश्चित समूहीकरण को बढ़ावा देता है। सी का डी बोल रही हैं शिवानी। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा जहाँ पे हर बच्चे को क्या कहेंगे, हर एक बच्चा वैल्यूएबल है, हर बच्चे की विविधता, हर बच्चे की विशेषता को इम्पोर्टेंस देना है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जो जॉन डीवी ने बात कही थी। तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग भी नहीं कर सकते, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो सबके लिए हम एक जैसे नियम नहीं बना सकते हैं। ठीक है। क्षमता आधारित निश्चित समूहीकरण, हमें समूहीकरण तो करना ही नहीं कि आप इस कैटेगरी को, आप इतनी क्षमता वाले हो तो आपको इस तरह करना है, तो उसमें क्या करना, विविधता को सम्मान देना, जो अलग अलग डाइवर्स से आते हैं ना, विविध क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं ना, उन सबको इम्पोर्टेंस देनी है। तो प्रगतिशील शिक्षा विविधता का सम्मान करता है। तो जो थर्ड का हमारा आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। जब भी प्रगतिशील शिक्षा की बात हो तो आप डाइवर्सिटी को हमेशा इम्पोर्टेंस देना, वही चीज को वो लेके चलता है, विविधता का सम्मान करता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंस के महत्व को समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को देखता है। ठीक है। हाँ, मीला कुमारी, प्रतीक्षा, ममता शाही, ममता, आप तीनों का जवाब सही आ रहा था। हाँ, प्रदीप कुमार जी का भी जवाब सही है। प्रिया ने भी एक कहा है, हाँ बिल्कुल सही, कि विविधता का सम्मान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर दिख रहे हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है क्वेश्चंस में? चलिए, the basic assumptions of child-centered pedagogy is that the best way to encourage student to learn is through use to reward and punishment. The experience and perspective of student should be taken in consideration while teaching. Learning is directed and controlled by the environment. Learning needs to be slowly centered around textbook. ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की मूल धारणा क्या है? छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका पुरस्कार और सजा का उपयोग करना है। ठीक है। शिक्षण के दौरान छात्रों को अनुभव और परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीखना पर्यावरण द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। सीखने को पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए। फटाफट सभी आंसर करना क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, तो विक्की, मीला कुमारी और प्रतीक्षा जी का जवाब आ चुका है। इन्होंने 4 का बोला है, बी बिल्कुल सही है। शिक्षण के दौरान बच्चों के एक्सपीरियंस को भी हमें लेना है, उसके प्रोस्पेक्टिव को समझते हुए हमें अपने क्लास को बढ़ाना है, देखना है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा, बी इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सेकेंडरी एजेंसी पूछ रहा है कि कौन सा है सोशलाइजेशन का, स्कूल, फैमिली, फैमिली, मास मीडिया, रिलीजियन, फैमिली या स्कूल और मीडिया। क्वेश्चन नंबर 5 का, सोशलाइजेशन से आपके क्वेश्चन बने हैं, ये मैंने आप लोगों को कई बार कराए हैं, तो ध्यान देकर सभी आंसर करना। ठीक है। डैश और डैश सेकेंडरी आपकी द्वितीयक एजेंसी सोशलाइजेशन की किसे माना गया है? स्कूल, परिवार को, या फिर परिवार मास मीडिया को। थर्ड है धर्म, परिवार को, या फिर स्कूल एंड मीडिया को। रुद्र जी का जवाब आ गया है। इसका जो राइट आंसर इन्होंने दिया है 5 का, डी बिल्कुल सही है। जो स्कूल और मीडिया हमारी क्या है, ये द्वितीयक है। ठीक है। इसमें सब में परिवार दे दिया है, तो परिवार इसलिए क्वेश्चन में गलत हो जाता है क्योंकि परिवार जो हमारा है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। ठीक है। हाँ, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, एट विच स्टेज चाइल्ड डेवलप्स हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग बिगिन टू इमर्ज।
ठीक है, ऑप्शन जो दिया है आपके कि जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चा काल्पनिक कटौती ऐसे वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना बोलने में। हाँ, फैमिली फर्स्ट होती है। कौटित कटौतीतात्मक तर्क विकसित करता है और वैज्ञानिक सोच उभरने लगती है। कुछ वर्ड्स जो बहुत घुमा के होते हैं इंग्लिश के या हिंदी के, वो बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया कह सकते हैं, थोड़ी बहुत समय ये प्रॉब्लम होती है वर्ड्स को बोलने में। ठीक है, प्रिया का जवाब आ गया है डी। और भी कोई आंसर करेगा? जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, ये किस स्टेज में होती है? सभी डी बोल रहे हैं। तो मैं बोलूंगी प्रिया और रुद्र ने 5 का डी 6 का डी बोला है। तो इसका डी नहीं होगा। जो बच्चे तार्किक रूप से अमूर्त चीजों के बारे में जब सोचने लगते हैं तो वो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है। ठीक है, उसमें बच्चा औपचारिक परिचालन जो करता है ना, जो चीजें अमूर्त रूप से होती हैं उनके बारे में भी अपने तर्क देने लगता है। साइंस के फॉर्मूलाज हो गए, मैथ के फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग वो प्रश्न को सॉल्व करने लगता है। तो ये जो हमारा होता है वो राइट होता है, औपचारिक परिचालन। ठीक है, 6 का ए होगा, 1 होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। सेंसरी मोटर में तो बच्चा 0 to 2 ईयर होता है, क्या उसमें बच्चा काल्पनिक सोच सकता है, अपने हाइपोथेटिकल अपने कुछ हाइपोथेसिस बना सकता है? नहीं बना सकता है। उस समय वो जो भी करता है, संवेदी क्यों बोला? क्योंकि वो अपने जो सेंसरी होते हैं, छूना, देखना, इन सब चीजों के द्वारा वो चीजों को देखता है, समझता है और कोई क्रिया करता है। ठीक है, उसको भूख लगती है तो वो रोता है, उसको कोई पिंच करे उसको स्किन पर तो फिर वो करता है, किसी चीज को सामने अगर है तो वो अपने हाथों से खींच के लेता है। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए श्वेता जी बोल रही है नाइस क्लास, थैंक यू श्वेता जी। हाँ, प्रतीक्षा और मीला जी ने आंसर किया है 6 का ए, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे? कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? उसमें क्या है? मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस या इक्विलिब्रेशन? ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, इक्वलिब्रेशन, एडॉप्शन, कल्चर्स टूल। थर्ड हमारा आ गया कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन या पीयर ट्यूटरिंग, पॉजिटिव एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेजेंटेशन एंड रिमूवल पनिशमेंट। यानी फर्स्ट हमारा क्या होगा डेवलपमेंट का कि परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव या संतुलन। सेकंड होगा संगठन, संतुलन, अनुकूलन, संस्कृति, उपकरण। थर्ड हमारा है संस्कृति, भाषा, सामाजिक संपर्क, प्रतिट्यूशन, सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, प्रस्तुति और हटाने की सजा। बिल्कुल इंग्लिश नेम भी याद रखे रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सीधे वो इंग्लिश के फॉर्म ही पूछता है। तो इसलिए कुछ जो चीजें हैं वो आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों याद रख लेना, और स्टेजेस स्पेशली आप दोनों में याद करके रखना। ठीक है ना? ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आपको वो पूरा हिंदी ही देगा, वो सीधे डायरेक्टली भी यही पूछते हैं। ठीक है, ममता जी आपका था, याद रखिएगा। ठीक है, सेंसरी मोटर किसको सेंसरी से याद रखिएगा? जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल यानी कि जो आपकी पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 to 7 ईयर होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त जो चीजें दिखती हैं 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल यानी कि औपचारिक परिचालन अवस्था जो 11 से 15 वर्ष होती है, जहाँ पे वस्तुओं को बच्चा जो होता है, जो उसके सामने नहीं भी दिखती है, उन चीजों के बारे में भी वो कल्पना करता है और एक निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7 का ए बोल रहे हैं। हाँ, प्रिया, ममता बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि विकास के लिए उन्होंने क्या जो माना? परिपक्वता को, गतिविधि को, सामाजिक अनुभव को और संतुलन को। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 1 होगा।
ठीक है, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी इज द एरिया बिटवीन द चाइल्ड इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विथ एडल्ट गाइडेंस और बाय वर्किंग विथ अ मोर नॉलेजेबल पीयर। तो ये याद ही है आपको कि मोर नॉलेजेबल पर्सन की किसने बात कही थी और ये क्यों कही गई थी। ठीक है, लेव वाइगॉट्स्की सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र के बीच का क्षेत्र है प्रदर्शन, और प्रदर्शन का स्तर जो बच्चा वयस्क मार्गदर्शन के साथ या द्वारा प्राप्त कर सकता है, एक अधिक जानकार सहकर्मी के साथ काम करना है। ठीक है, इन्होंने बताया था ना, बच्चा वो किसी क्षेत्र को, किसी कार्य को सीखने का एक संभावित क्षेत्र होता है जिसमें वो किसी की हेल्प द्वारा, जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता हो, उसकी मदद से वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही रुद्र ने बोला, आपके ZPD यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा 4 होगा। बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की इज द फंडामेंट of the higher cognitive process, फाउंडेशन ऑफ हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार सभी उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया की नींव क्या है? भाषा, संतुलन, अनुकूलन या संगठन? लैंग्वेज इक्विलिब्रेशन, एडॉप्शन या ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करना। बिल्कुल, एक्स्ट्रा मार्क आप लोग के बढ़ेंगे तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे नंबर से सीडीपी का क्लास कर पाएँ, अच्छे नंबर से इसको क्वालिफ़ाई करें। सीडीपी ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में आपको फुल मार्क्स करने हैं, यही आपको लेके चलना है। 30 मार्क्स सोचेंगे तब कहीं आपके 20-25 मार्क्स आते हैं। तो मैंने हमेशा ही बोला कि जो तैयारी करो पूरे मार्क्स की करो, कभी ये नहीं कि मुझे 20 पाना है, 15 ही से काम चल जाएगा या मुझे 90 ही पास करना है। तो हमें जो करना है वो क्या करना है, पूरा 140 का टारगेट लेके चलना है कि हम उतना अगर सोच के चलेंगे तब कहीं हम 125 130 इतना गेन कर पाते हैं। और सीटेट जो एग्जाम हो रहा है, ये आपका अभी तो लेवल स्टार्ट है टीचिंग पे जाने के लिए, अभी तो मेन एग्जाम आपके बचे हुए हैं। तो ये क्वालिफाई होने के बाद ही आप वहां पे बैठोगे, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूरे 100% की होनी चाहिए और आगे के एग्जाम को देखते हुए होनी चाहिए। समाज, संस्कृति और भाषा, बिल्कुल सही बोला कि लेव वाइगॉट्स्की ने ये 3 तत्वों को मेन माना था। पहला क्या माना था? सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति कल्चर और भाषा, भाषा को एज अ टूल माना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा भाषा होगा। भाषा ही एक ऐसा है जहाँ पे हम अपने विचारों को दूसरों के साथ प्रकट करते हैं या सीखते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही रुद्र जी, आपने जो कहा एग्जाम्पल बिल्कुल सही था कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें मैं आपकी क्या कर रही हूँ, एक हेल्प कर रही हूँ आपके मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिन की प्राथमिक आलोचना है। इन्होंने कुछ आलोचना कही थी। ठीक है, तो वो चीज हमें देखना है कि वो आलोचना किसके परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। ठीक है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य में स्थित है। यह है कि उनका सिद्धांत बच्चों पे किए गए शोध पर आधारित नहीं है। यह है कि उनका सिद्धांत नैतिक विकास के अलग-अलग राज्यों का प्रस्ताव नहीं करता है। उनका सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में संबंध नहीं बनाता है। तो कैरोल गिलिन ने जो इनके इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, वो मेनली इसलिए किया था कि इनका जो थ्योरी हुआ था, जो इन्होंने रिसर्च किया था, ये पुरुषों पे किया था, स्त्रियों की महत्वता को इन्होंने कम नापा था।
इन्होंने कहा कि स्त्रियों का कार्य है घर को देखभाल करने में वो एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो बाहर की चीज़ों को सँभालने में ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो इन्होंने एक तरह से नारीवाद को जो कहा औरतों की क्षमताओं को कम आँका था अपने सिद्धांत में, तो मेनली जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था नारीवाद को लेकर, ठीक है? हाँ, फीमेल को कम महत्व दिया था। उनका जो मेनली जो उन्होंने रिसर्च और जो भी शोध किए वो पुरुषों पर किए थे। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निशा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के मूड का पता लगा सकती है और उचित प्रतिक्रिया दे सकती है और साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती है। उसके पास किस तरह की बुद्धिमत्ता है और उसे आगे बढ़ना चाहिए? तो बुद्धिमत्ता का इंटेलिजेंस आपका एक चैप्टर है। इंटेलिजेंस से बहुत सारे पहले प्रश्न बनते थे। मेनली अभी हार्वर्ड गार्डनर को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हर क्वेश्चन में आपके हार्वर्ड गार्डनर ही आएंगे। हाँ रुद्र जी बिल्कुल सही है। पुरुष पुरुष प्रधान सिद्धांत इसको किया गया। इसी पे कैरोल ने इनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का करिएगा। निशा कैन डिटेक्ट एंड द रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली टू द मूड्स ऑफ her friend and family members and wishes to become a psychotherapist. Which kind of intelligence she possesses and should further develop? स्थानिक बुद्धिमत्ता, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिकवादी बुद्धिमत्ता या द्रव्य बुद्धि? स्पेशली इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या फ्लूइड इंटेलिजेंस? तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने बुद्धिमत्ता के 8 प्रकार बताए थे। उन 8 प्रकार में एक विशेषता आपके इस थ्योरी के इस कहानी के माध्यम से समझाएगी। वो बुद्धिमत्ता किस तरह से आपको बतानी है, क्या होगा इसका। प्रतीक्षा का जवाब आ रहा है 11 का बी। तो बिल्कुल सही है। जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझ सके, उनके मूड को समझ सके, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। यानी जहाँ पर व्यक्ति दूसरों को समझता है और जहाँ पर वो खुद की अपनी इमोशंस और भावनाओं को अच्छी तरह से समझ के एक्सप्रेस करने वाला होता है, वो होता है इंट्रापर्सनल यानी अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। ठीक है। इसमें हमारे फिलोसफर आ जाएंगे, पोएट्स आ जाएंगे, है ना। ये लोग चीज़ों को अपने माध्यम से भी कहते हैं। ठीक है। अपने एक्सप्रेशन देते हैं। स्थानिक वाले कौन होंगे, हमारे मूर्तिकार होंगे, जो स्पेस, स्थान, जगह को देख के उसकी इमेज अपने माइंड में बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग किसी चित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। आर्किटेक्ट भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है। और प्रकृतिवादी जो प्रकृति से ज्यादा प्रेम करते हो। द्रव्य बुद्धि की इन्होंने बात नहीं की कही थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सॉरी बी होगा हमारा। ठीक है। हाँ, शाहीन, मीला, ममता सभी का जवाब सही है। प्रिया का भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। रुद्र जी ने भी 11 का बी बोला। हाँ बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छात्रों द्वारा किए गए लिंग रूढ़िवादों को तोड़ते हैं तो एक शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैरिड बाय स्टूडेंट और टीचर शुड छात्रों को उन रूढ़ियों के साथ आगे बढ़ने दे, उन रूढ़ियों को चुनौती देने वाले विभिन्न उदाहरण साझा करे, ऐसे रूढ़ियों को व्यक्त करने वाले छात्रों का मजाक उड़ाए, अकादमिक डोमेन के मूल्यांकन में उनके अंक कम करे। Let student carry on with those stereotypes, share various examples that challenge those stereotypes, make fun of students who express such stereotypes, reduce their marks in assessment of academic domino. Hi अमृता। अमृता ने बोला 2। रुद्र का हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। 12 के लिए जो होगा वो क्या होगा कि हम ऐसी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, शेयर वेरियस एग्जाम्पल दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप्स। ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Children coming from the marginalized families are often neglected in a classroom even when they perform well. Which of the following set reasoning are responsible for such a behavior in a classroom? ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उन दोनों के लिए है। ये काफी बड़ा है तो इसको मैंने 2 स्लाइड्स में लिया है।
टीचर आर ऑफन प्रोड्यूस टुवर्ड चिल्ड्रन बिलोंगिंग द मार्जिनाइज्ड ग्रुप, देयर इज अ लैक ऑफ द, दिख रहा है सभी को क्लियर? हाँ, 12 का एक इसने प्रतीक्षा ने कहा, 12 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है प्रतीक्षा, ए नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द मार्जिन, यानी कि जो वंचित समूह से जो बच्चे आते हैं उनका क्या है? हंसिए के परिवारों से आने वाले बच्चों को अक्सर कक्षा में उपेक्षित किया जाता है, भले ही वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्षा में इस तरह के व्यवहार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? शिक्षक अक्सर हंसिए के समूहों से संबंधित बच्चों के, यानी जो वंचित समूह से बच्चे आते हैं, उनके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसे बच्चों को विविधता और सामाजिक संदर्भ के प्रति साथियों के बीच में संवेदीकरण की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हंसिए के समूह के बच्चों का शिक्षा से वंचित किया जाता है। इसका जो राइट होगा उसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करके बताना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली होगा, या सेकंड एंड थर्ड ओनली होगा। ठीक है, चिल्ड्रन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर डिनाइड एजुकेशन अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009। तो जो 2009 में इन बच्चों को लिया गया था, ठीक है ना, इनको अलग नहीं किया गया था, राइट एजुकेशन सभी के लिए समान शिक्षा की बात कही गई थी। तो इसका जो होगा तो हमारा क्या होगा, देयर इज अ लैक ऑफ सोशलाइजेशन अमंग द पीयर टुवर्ड डाइवर्सिटी एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सच अ चिल्ड्रन। थर्ड का सी बता रहे हैं हम। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, फर्स्ट और सेकंड को मानेंगे इसमें। ठीक है ना, शिक्षक को अक्सर उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि ऐसे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चों की विविधता और सामाजिक संदर्भ के प्रति साथियों के बीच में संवेदीकरण की कमी भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ठीक है, थर्ड नहीं होगा। 2009 तो उसको सपोर्ट करता है कि जो वंचित समूह से कि सभी के लिए समान शिक्षा दी जाए, जो शिक्षा से वंचित रह गए उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाए, सभी के लिए समान शिक्षा हो। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की भी बात इसी में कही गई थी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As a pre-national education policy 2020, the form of assessment in schools should shift from, किधर से किधर शिफ्ट करने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 वाली जो आई है नई शिक्षा नीति, कि उसमें जो मूल्यांकन का प्रारूप होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए? योगात्मक, प्रारंभिक, समेटिव टू फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव टू समेटिव, सीखना, रटकर याद करना, लचीला दृष्टिकोण और कठोर मानकीकृत, यानी फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड रिग्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी आंसर करना। हाँ प्रतीक्षा मिला, आप सभी का जवाब सही है, 13 का सी होगा। साइन ए 13 का ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, फोर्टीन का सभी आंसर करना कि एज अ प्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द असेसमेंट इन स्कूल शुड शिफ्ट फ्रॉम, किधर से किधर बात कहा गया? तो असेसमेंट में योगात्मक जो आपका होता है, समेटिव होता है, ये क्या होता है? एंड ऑफ द सेशन, यानी लास्ट में जो हम अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा लेते हैं उसको। और फॉर्मेटिव क्या होता है? जो हम पढ़ाई के दौरान, जब से पढ़ाई स्टार्ट होती है और इन तक वो बीच बीच में करते रहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक की बात वहां पे वही रचनात्मकता से हुई है। सीखना और रट कर याद करना तो बिल्कुल तरीके से गलत है। और लचीला दृष्टिकोण होना तो ठीक है, लेकिन कठोर मानकीकृत परीक्षण हमें नहीं अपनाना है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाते हैं। दूसरा आ गया कि योगात्मक और प्रारंभिक नहीं होना है, यानी कि पहले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं नहीं लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, यानी पढ़ाई के दौरान ही जो असेसमेंट हम करते रहते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलत है, वहां पे सुधारात्मक एक तरह से बात कही जाती है कि हम सुधार के दृष्टिकोण से रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा कहाँ से होगा? फॉर्मेटिव टू समेटिव। जब फॉर्मेटिव करते जाएंगे, सुधार होता जाएगा, फिर लास्ट में हम उसको समेटिव करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक से योगात्मक। ठीक है, हाँ 14 का बी सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which of the following will be helpful to access critical thinking skill among student? जो critical thinking बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का असेसमेंट करना चाहिए, किस तरह का आकलन होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच में महत्वपूर्ण सोच कौशल का आकलन करने में सहायक होगा? क्वेश्चन नंबर 15 सभी देखिएगा। एकाधिक विकल्प आधारित प्रश्नोत्तरी यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। परिभाषाओं के लिए रिक्त स्थान में एक शब्द भरे। वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक फॉर डेफिनेशन। प्रासंगिक प्रतिबिंब आधारित प्रश्न, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर रिकॉल आधारित लघु प्रश्न जो हम याद कराना रट्टा मरवाने वाला होता है ना, रिकॉल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर रट के आओ, याद करके लिख दो। तो क्रिटिकल थिंकिंग को अगर हमें बढ़ाना है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में लाना है, तो किस तरह का क्वेश्चनायर होना चाहिए, किस तरह के प्रश्नों से हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, उन्हें एक्टिव करना है। क्वेश्चन नंबर 15 सबका सभी आंसर करना कि क्या होगा। तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन अगर क्रिटिकल थिंकिंग में, तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चंस को एक आंसर दो। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे वो करेंगे जहाँ पे उन्हें कई तरह के अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए, ऐसे रिसर्च करने के लिए दिया जाए जहाँ पे बच्चे अपनी खुद की सोच को इन्वॉल्व कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम क्या करेंगे, प्रासंगिक प्रतिबिंब आधारित प्रश्न यानी क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों की सोच को बढ़ाना है, उनको आगे करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, उनको प्रासंगिक कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसपे वो खुद के अपने विचारधाराओं को प्रकट करे, उसके लिए सर्च करे, खोजे और अपने तब फिर उत्तर दे। ठीक है, किसी चीज पे छानबीन खोज करना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना कि बस पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का फटाक से रट्टा हुआ आंसर दे देना। ठीक है, हाँ, सुनील कुमार जी बोल रहे हैं 15 का 3, इनका जवाब सही आ रहा है। अंजलि ने भी बोला है 3। जिनको कंफ्यूजन था, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, यानी सृजनात्मक वाले बच्चे जो होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो उनके लिए मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बेस्ट होगा, कि कुछ क्वेश्चंस के में ही आंसर, वो तो रट के याद करने वाली चीजें हो गई। हमें उन्हें क्या सर्च करने वाले क्वेश्चंस देने हैं, जिसमें वो खुद चीजों को सर्च करे, उस पर अपने अनुभव तर्क वितर्क करे, क्या सही है क्या गलत है, फिर अपना एक निर्णय लें। तो वहां पे जो होगा उसे क्या करना है, प्रासंगिक प्रतिबिंब आधारित प्रश्न देने हैं। ठीक है, किसी को डाउट? गुड आफ्टरनून माही, बहुत लेट हो गई आप। मैंने भी थोड़ा सा, मुझे भी लेट हो गया 15-20 मिनट क्लास स्टार्ट करने में, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। हाँ, मैंने आप लोग के मैसेजेस स्टार्टिंग में देख लिए थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पा रही थी, बट मैंने सोचा आज किसी भी हालत में मुझे क्लास करवानी है, छोड़नी नहीं है, तो मैं भी लगी रही प्रयास में। चलिए, क्योंकि आपके लिए हर एक मिनट बहुत वैल्यूबल है और मैं इसकी महत्वता को जानती हूँ, इम्पोर्टेंस समझती हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग का हर एक दिन क्लास चले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, डिसलेक्सिया वाले छात्रों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचा जाना चाहिए? ठीक है, टू सक्सेसफुल इंक्लूड स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व टू बी अवॉइडेड? ठीक है, बहुसंवेदी शैक्षणिक अप्रोच, मानकीकृत आकलन, व्यक्तिगत लक्ष्य सेट, लचीला पाठ्यक्रम, मल्टी सेंसरी पेडागोलॉजिकल अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, इंडिविजुअलाइज्ड गोल सेट, फ्लेक्सिबल करिकुलम। हाँ, सभी सब्जेक्ट की होती है प्रिया। ये जो क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से क्लास देखिएगा, आपको क्लासेस की अलग अलग टाइमिंग भी पता चल जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी हो रही है, और मैं सीडीपी ले रही हूँ ऋतु, जो आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आता है। ठीक है, कॉमन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 सभी को दिख रहा है, तो फटाफट आंसर करना।
डिस्लेक्सिया यानी जिसको पढ़ने में पठन विकार है, उसके लिए कौन से चीज़ों को शामिल करने से बचना है? तो बहुसंवेदी हमें मल्टी सेंसरी पेडागोजिकल अप्रोच को अपनाना है, जिस तरह से बच्चे को समझ में आ सके। और व्यक्तिगत लक्ष्य से यानी उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उसके व्यक्तिगत जो उसकी प्रॉब्लम है उसको समझते हुए हम उसको उस तरह के सेट्स को प्रोवाइड कराएँ तो वो भी सही है। और उसके लिए फ्लेक्सिबल करिकुलम भी हमें प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो जो सही नहीं है मानकीकृत आकलन यानी सभी के लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, जब उसको पढ़ने में दिक्कत हर तरह से, तो हम जो असेसमेंट होगा सबके बराबर उसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होगा कि इससे हमें बचना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सीडीपी का नोट्स मिलेगा, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगी, आप वहां पे कॉल करिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको वहां पर सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है अमृता, सीडीपी के ही नहीं, आपके हर सब्जेक्ट्स के वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। हाँ 16 का बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अमृता, 16 का ए नहीं होगा। बहुसंवेदी शैक्षिण यानी कई तरीके से बच्चों को समझाना, पैडालॉजिकल कई तरह के अप्रोच लेना, किस तरह से आप बच्चे को समझा सकते हो अगर बच्चे में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो वो चीज हमें करना है। उसके व्यक्तिगत भेद को भी देखते हुए उस तरह का उसको गोल देना है। और जो फ्लेक्सिबल करिकुलम है यानी उसके अनुरूप जो थोड़ी सी करिकुलम हो ना, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बच्चे को पढ़ा सके। तो ये हमें करना है। जो हमें नहीं करना है, जिससे हमें बचना है, वो क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट करना है, यानी जो सभी के लिए समान नहीं कर सकते। जब सीखना समान नहीं है तो उनके लिए आकलन भी समान नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट इंक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटी? ठीक है, बैरियर्स फ्री एक्सेस, असिस्टिव डिवाइस एंड appropriate technology based tools, choice for of regular or special schooling as well as home based education, uniform structure, curriculum and means of assessment। ठीक है, इसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करके बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विकलांग बच्चों के संदर्भ में समावेश को बढ़ावा देती है? यानी हम समावेश को सही समझ सकते हैं किन किन वर्डों से। ठीक है, बाधा मुक्त पहुंचाना यानी वो करना है, आपको फ्री रखना है बैरियर से। सहायक उपकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिक आधारित उपकरण यूज करना है, जो भी हम हेल्पिंग टीचिंग एड्स लेते हैं उनको यूज करना। नियमित या विशेष स्कूल शिक्षा के साथ साथ घर आधारित शिक्षा का भी विकल्प बच्चों को प्रोवाइड कराना है। समान संरचित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के साधन, यानी सभी के लिए एक जैसा ही करिकुलम भी रखना है और एक जैसा ही सभी के लिए मूल्यांकन को भी रखना है। तो आपको सही देना है, जो विकलांग बच्चे हैं उनके संदर्भ में समावेश का मतलब क्या होता है। स्नेहा कह रही हैं ए, माही कह रही है ए। हाँ बिल्कुल सही है, ये तीनों हमें रखना है। बाधा मुक्त पहुंचाना है यानी किसी भी तरह के की बैरियर्स नहीं लेनी है। हम टीचिंग एड्स को यूज करेंगे बच्चों को यूज करने के लिए। और नियमित स्कूल यानी समान शिक्षा में भी और विशेष स्कूल में भी इनको शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं, और साथ ही साथ घर पे भी हमें इनको शिक्षा देनी। जो हमें नहीं करना, फिक्स्ड करिकुलम और फिक्स्ड एवोल्यूशन नहीं देना है उनको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों होगा, फोर्थ हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, हाँ अमृता आपका भी जवाब सही है। हाँ सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका चलिए, ट्रेस सच डाइवर्जर थिंकिंग, ओरिजिनलिटी एंड आइडियाज एंड पोटेंशियल फॉर नॉवेल प्रोडक्शन आर एसोसिएट विथ डैश ऑप्शन, क्रिएटिविटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, अटेंशन डिफिशियंटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती हो, ऑटिज्म यानी जो खुद में ही खोया रहता है, दूसरों से उनका आई इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है, अटेंशन डिफिशियंट डिफेक्ट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो अति संवेदनशील, अति क्रियाशीलता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है।
हाँ, करिकुलम लचीला ही रखना है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये जो ध्यान घटित सक्रियता विकार वाले बच्चे होते हैं, ये कभी भी एक तरह से क्लास में एकदम कहेंगे ना स्ट्रिक्ट चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल लगातार बैठ नहीं सकेंगे, कुछ ना कुछ इनके हाथ-पैर हिलते रहेंगे, चीज़ों पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे, किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं देख पाएँगे। तो यहाँ पे जो हो रही है भिन्न सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है कि विचारों में मौलिकता और उपन्यास उत्पाद की क्षमता जैसे लक्षण होते हैं, तो वो किसमें होते हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ द सभी का जवाब जो आ रहा है 18 का ए आ रहा है। मोस्टली आप सभी लोग सही हैं, ठीक है? तो रचनात्मकता क्रिएटिविटी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। हाँ, मीला, सुनील, प्रतीक्षा, रुद्र सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि समावेशी शिक्षा जोर देती है इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसिस अपॉन किस पर जोर देती है? इक्विटी, सेग्रीगेशन, इक्वलिटी या लेबलिंग? इक्विटी पर यानी समता पर, पृथक्करण, समानता या लेबलिंग पर? थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है पर ध्यान दीजिएगा कि इक्विलिटी मतलब समता, पृथक्करण, समानता और लेबलिंग। 19 का स्नेहा जी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इक्विटी साम्यता यानी सभी को एक बराबर लेके चलना, ठीक है? हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा नाइनटीन का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में से कौन सी दृश्य वाले छात्रों को शामिल करने से लाभान्वित होगी? दुर्बलता। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी का कॉन्सेप्ट छोड़िए, हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बेनिफिट इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जिनको दिखने में थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है? दृश्य दुर्बलता की बात हो रही है। हाथ से लिखे नोट्स उनके लिए प्रोवाइड कराएं, चित्र और आरेख करें, नक्शे और ग्लोब दे या ऑडियो टेप करें। किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जिनको दिखने में थोड़ी सी समस्या होती हो? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बेनिफिट इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट? 20 का सभी फटाफट आंसर करना। माही बोल रही है डी। रुद्र जी बोल रहे हैं 19 को ए और सी को प्लीज एक्सप्लेन कर दो। चलिए ऑडिटर 19 का क्या है? ठीक है, इक्विटी और इक्वलिटी जो होती है समानता, यानी जो हम के क्लासरूम में जो एक करेंगे हम, वो सबको एक समान रूप से लेंगे। इक्विटी जो होती है वो हमारे पूरे समाज को लेके चलती है, यानी सब में साम्यता हमको लेके चलनी है, साम्यता को बनाए रखना है, ठीक है? समानता केवल क्लासरूम की बात हो रही है और इक्विटी पूरे हमारे समाज में सबकी बात हो रही है कि सबको एक साथ लेकर चलना है। समान अवसर, हाँ। समानता हम एक क्लास में बच्चों को एक समान चीज दे रहे हैं और इक्विटी जो हम सब पूरे समाज में जो सब आ रहे हैं उन सबको एक बराबर समझना है। नक्शा और अगर जो लोग 20 का 3 बोले नक्शे और ग्लोब से कैसे, जिसको दिखने में कमी हो रही है तो वो नक्शे और ग्लोब तो और काफी छोटी छोटी चीजें होंगी, वो उनको कैसे क्लियर दिखेगी? ठीक है, तो इसका जो राइट होगा कि जिनको दिखने में कमी है उनको वो सुनाई उनको सही दे रहा है तो हम उनको ऑडियो टेप से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21 का देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय फ्रेम में निहित मिडिल स्कूल कक्षा की विशेषता नहीं है? ठीक है, शिक्षार्थियों को विभिन्न स्रोतों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने की सराहना करना, सभी शिक्षार्थियों को समान उत्तर देने और एक ही विधि का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रुप डिस्कशन के लिए अवसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल स्कूल क्लासरूम रूटेड
in socio-constructivity's frame? क्वेश्चन नंबर 21 का स्नेहा बोल रही है सी। हाँ स्नेहा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हमें किस चीज को नहीं करना है, वो क्या है, सभी शिक्षार्थियों को समान उत्तर देने के लिए एक ही विधि का पालन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। हर बच्चा अलग सोचता है, हर बच्चे की थिंकिंग अलग है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप सभी एक जैसे ही उत्तर रट्टा मार के दे दो, ठीक है ना। और एक ही विधि से भी पालन नहीं कराना। हर बच्चे की थिंकिंग अलग है, सोच अलग है, तो हमको हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी है, हर बच्चे को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के लिए अवसर देना, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, बच्चों में बातें होंगी, तो वो एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, तरीकों को समझेंगे और अपनी जो विचारधारा है उसको बदलेंगे और आंसर करेंगे। तो डी नहीं होगा, इसका जो राइट होगा वो होगा थर्ड होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या सुलझाने के कौशलों में बाधा डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइडर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एमंग स्टूडेंट? कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, या फिर उपमाओं का उपयोग, यूज ऑफ एनालॉजिक, या कारण प्रभाव संबंधों की स्थापना, अंत विश्लेषण का मतलब, मीन्स ऑफ एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी आंसर करना। 21 का ए बोल रही हैं स्नेहा। हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं कि हमें क्या करना, फंक्शनल फिक्स्डनेस को नहीं करना है छात्रों को समस्या सुलझाने के लिए। ये चीज बाधा उत्पन्न करती हैं। उपमाओं का उपयोग करना है और यूज ऑफ एनालॉजीज का को करेंगे ही। कारण प्रभाव के संबंधों की स्थापना तो करनी है कि कोई चीज क्यों होता है, कैसे होता है। अंत विश्लेषण का भी मतलब बच्चों को समझाना है, ठीक है ना। एनालिसिस करते हैं सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 22 का ए होगा, ठीक है। हाँ, जिन्होंने भी 22 का ए किया बिल्कुल सही आंसर किया। 21 का हाँ 1 होगा, ठीक है। सभी का आंसर सही है। नीता बोल रही है 3, ये 3 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23। निम्नलिखित में से कौन सी भावना एक छात्र द्वारा अनुभव किए जाने की संभावना है जब किसी गतिविधि का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा, लेकिन उसकी निष्पादित करने के लिए बहुत कम नियंत्रण दिया जाता है? Which of the following emotion is likely to be experienced by a student when an activity is valued by him, but he is given very low control to execute that? Anxiety, boredom. सुमन जी पीछे चल रही हैं, 20 का ए बोल रही हैं। 23 का सभी करना। फ्रस्ट्रेशन या शेम, बताना सभी। चिंता, बोरियत, हताशा या शेम या शर्म से होगा, ठीक है। शाम हो गया, शर्म होगा। एक बच्चा क्या है, वो एक्टिविटीज करता है, ठीक है। भावना अनुभव किए जाने का, और उससे क्या होता है, जब भी वो उस चीज को इवेल्युएट करता है वो अपने आप को कम पाता है, उस पर उसकी कंट्रोल कम हो जाती है। मतलब जो अपेक्षा करता है उससे वो बार बार निम्न ही प्रदर्शित कर पा रहा है। तो वो उसमें क्या होगा, वो उसमें हताशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करेगा, ठीक है। ए नहीं होगा, चिंता नहीं उत्पन्न करेगा। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन लाइक बी एक्सपीरियंस्ड, उसे उसने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है बाय अ स्टूडेंट व्हेन एन एक्टिविटीज इज वैल्यूड बाय हिम, और जो एक्टिविटीज है वो उसके द्वारा ही इवेल्यूट किए जा रही है, मूल्यांकन किया जा रहा है, और वो क्या हो रहा है, बार बार जो उस पे अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो अपना कंट्रोल खो रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा, हताशा उत्पन्न होगी, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। हताशा उत्पन्न होना यानी बार बार जब किसी चीजों को करते रहिए और आपको उसमें अचीवमेंट नहीं मिलती है तो उसमें क्या होती है, हताशा उत्पन्न हो जाती है। और उस चीज को आप एक्सपीरियंस कर चुके हो कि मैं बार बार कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से हो नहीं पा रहा है। शेम मतलब यहाँ पे शेम, शर्म की बात हो रही है कि मतलब वो बार बार अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसे शर्म महसूस हो रहा है।
ये दे रहा है, ठीक है ना। शेम की बात हो रही है, ठीक है स्नेहा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। थोड़े से जो आपके ये स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, तो ये काफी बड़ा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और टीचर जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, असर्टेंस दिया गया है, अ टीचर शुड नॉट गिव स्पेस टू डिस्कस चिल्ड्रंस एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिनोमिना। इसका रीजन जो दिया है, चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कैजुअल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ऑन देयर आर चूजेस द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसमें से आपको करना है कि जो कथन और उसका रीजन दिया गया है उसमें से क्या होगा। ठीक है, एक शिक्षक को विभिन्न के बच्चों जो विभिन्न तरह के बच्चे स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए जगह नहीं देना चाहिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अद्भुत जो घटनाएं होती हैं उस पे बच्चों को स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं देती है। तो इसका जो रीजन दिया गया, बच्चे कारण स्पष्टीकरण विकसित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो उनको मौका नहीं दे रही है। तो आपको बताना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को क्लियर दिख रहा है। रुद्र जी बोल रहे हैं 24 का डी, नितेश बोल रहे हैं डी, माही बोल रही हैं डी। हाँ, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है स्नेहा, माही, नितेश जी। और मैं चाहती हूँ जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन है सभी आंसर कर, गलत हो या सही हो उससे बिल्कुल नहीं डरिए। यहाँ पे आपको मैं नंबर नहीं दे रही हूँ, आप खुद अपना नंबर वो करना, और गलतियां होंगी तो फिर आप दोबारा उसको मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, बोथ इज रॉन्ग, बिल्कुल सही रुद्र ने बोला है कि ये जो आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षक के लिए बच्चों का मेटाकॉग्निटिव क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। यानी वो खुद के सोचने की बात पर यहाँ पे किया कि वो अपने से कितना तर्क वितर्क करता है। इसका रीजन दो दिया गया है, जब बच्चे अपने स्वयं के विश्वासों और सोच के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो वे अपने स्वयं के सीखने को विनियमित करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही का स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 25 का। तो इंग्लिश में भी जिनको है वो भी देख सकते हैं। ठीक है ना। It is an important for a teacher to focus on development of children metacognitive capabilities। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो होगा हमारा 1 होगा कि दोनों कथन सत्य हैं। हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी है और उसका जो रीजन भी दिया गया है कि जब वो खुद की सोच को देखेंगे, करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा कर सकेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी सक्षम हो पाएँगे। तो दोनों ही सही है और जो आर है, ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 26 है कि छात्र सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं जब शिक्षक परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें तनाव और दबाव में रखें, सफलता के लिए पुरस्कार और असफलताओं के लिए सजा की पेशकश करें, सीखने की प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखें, शिक्षार्थियों को संलग्न करें और उन्हें शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का सभी करना। स्टूडेंट आर eager एंड मोटिवेट टू लर्नर व्हेन टीचर put them under stress and pressure to perform well in test, offer reward for success and punishment for failure, have complete control over the learning process, engage the learner and make them a integral part of teaching learning process। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का 26 का डी।
सीखने की प्रक्रिया पे नियंत्रण रखना है, उसको उत्सुक और प्रेरित बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है उसमें हमें जो लर्नर है उसको एक्टिव करना है, बच्चे को सेंटर्ड में रखना है, बच्चे को सिखाना है, तो हमें उसको इन्वॉल्व रखना है, इंगेज रखना है, ठीक है, तभी वो चीजों को सीखेगा। तो 4 होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, 26 का डी। हाँ, सभी का, मीला कुमारी, अमृता, सुनील, शाहीन, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट कोचिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि एक नई अवधारणा के सीखने की सुविधा प्रदान करते समय एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, कि छात्रों को पिछले ज्ञान को अनदेखा करे, छात्रों की पूर्व समझ के साथ नई जानकारी से संबंधित करे, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी करे, डिस्कनेक्ट किए गए यानी खंडित जो किए जाते हैं खंडों में जानकारी प्रस्तुत करे। Ignore previous knowledge of student, relate new information with superior understanding of student, ignore social culture context of student, present information is in disconnected chunks. प्रतीक्षा का जवाब आ गया, माही, हाँ सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है कि हमें जब भी बच्चे को नई अवधारणा या नई कॉन्सेप्ट को बताना है तो हमें उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करते हुए उसको चेक करके उसको जोड़ते हुए नई जानकारी को रिलेट करा के उन्हें प्रोवाइड कराना है। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not illustrates of constructive learning approach? निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी सीखने के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है? एकाधिक व्याख्याएं, सहयोगी सीखना, व्यक्तिगत पारे में सीखना, रटकर याद रखना और शब्दांश स्मरण। मल्टीपल इंटरप्रेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, लर्निंग एट इंडिविजुअल पेयर, रोटेट मेमोराइजेशन एंड वर्बमेटिव रिकॉल। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है कि हमें ये सब तो करना है पर रट के बच्चों को नहीं सिखाना है। जो रचनावादी लोग कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग करना है, बच्चे को करके सिखाना है, ग्रुप में सिखाना है, उनके इंडिविजुअल को देखते हुए पारे में रख के सीखना है ना, लर्निंग एट इंडिविजुअल पेयर, और उनको एकाधिक व्याख्याएं भी करके सिखाना है। नमस्ते उमा जी, क्लास अब ओवर होने वाली है, बहुत लेट से आप लोग ज्वाइन हो रहे हो, तो नए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो टाइमिंग रहती है 3 PM टू 4 PM रहती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा फटाफट खत्म करेंगे, और जितने लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हुए सभी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारण आंतरिक रूप से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा? स्वनिर्देशित, शिक्षक निर्देशित, माता पिता निर्देशित या सहकर्मी निर्देशित? फटाफट सभी आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 29 का, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ गोल सेटिंग विल इंटरएक्टिवली मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग? सेल्फ डायरेक्टेड, टीचर डायरेक्टेड, पेरेंट डायरेक्टेड या पीयर डायरेक्टेड? बिल्कुल सही है, जो हम खुद को निर्देशित करके चीजों को सीखेंगे तो वो चीजें हम ज्यादा बेटर कर सकेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम की जो भी आप तैयारी कर रहे हो, इसमें भी आप खुद की गलतियों को खुद पकड़ेंगे, समझेंगे कहाँ आप पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुद को डायरेक्शन देंगे और उस डायरेक्शन से जितना आप आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो ये हमें हमेशा करना चाहिए, खुद को निर्देशित, ठीक है। चलिए आगे 30 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और जाते जाते सभी इस सेशन को लाइक करते जाना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों का विश्लेषण है, अप्रासंगिक, केवल छात्रों के लिए प्रासंगिक, केवल शिक्षकों के लिए प्रासंगिक या छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी प्रासंगिक होता है। गुड इवनिंग,
बहुत लेट से ज्वाइन हुए। क्या और भी किसी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अभी तो क्लास एंड होने वाला है। 30 का डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी प्रासंगिक है। त्रुटियां क्या होती है कि सीखने की प्रक्रिया में टीचरों के लिए भी विश्लेषण का कार्य करती हैं और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए होती है। तो हमारा जो फोर्थ होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए। रुद्र जी का 30 में 28 है। वेरी गुड रुद्र जी। रुद्र जी के लिए सभी एक बार क्लैपिंग कर दो। इन्होंने बहुत फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्लास में रहे और पूरे क्वेश्चंस का आंसर किया और अच्छा एक्सप्लेन भी करते चले इन्होंने बताया। और माही का है 15 में से 14। हाँ, माही बीच में आई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी क्लास लेट से स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे इस वजह से मेरे से जुड़ नहीं पाए। प्रतीक्षा का है 26। सभी की मेहनत रंग लाएगी, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हाँ, सभी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सभी के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। बिना डरे अपने डर को आगे बढ़ाओ, डर के आगे जीत है। ठीक है ना? नोट्स के लिए आपको मैं बता देती हूँ, जो बच्चे नए हैं वो क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सभी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और नोट्स के लिए है कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे कॉल करना, वहाँ पे आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप सारे क्लासेस के पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं स्नेहा जी। अ, मेरे लिए मैं तो बस ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कितना बेस्ट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। और थोड़ी-सी आज मेरे को प्रॉब्लम हो गई तो मैं भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गई आपका क्लास कराने में, कि क्लास मेरे से जॉइन नहीं हो पा रहा था। तो आप सभी के लिए तालियाँ, क्योंकि आप मेरे साथ इतने रेगुलर हो, जितना मैं रोज़ रेगुलर रहती हूँ उतने आप मेरे साथ रेगुलर हो क्लास में। तो सभी के लिए तालियाँ मेरी तरफ से। ठीक है? सभी के लिए क्लैपिंग। और ऐसे ही रोज क्लास में बने रहिए। हम रोज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और सीटेट क्वालिफाई आप डेफिनेटली करेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे कल नए सेशन के साथ नए क्लास में। ठीक है, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, अमृता क्या बोल रही हैं? अमृता, अगर मैं बोल दूँ थोड़ा-सा 2 मिनट का टाइम लूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मुझे। तो मैं बताना चाहूँगी अमृता, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगी। आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़ पाएँगी। अगर डिटेल में पढ़ने के लिए 3 से 4 महीने चलते हैं। अगर आपको सीटेट क्वालीफाई करना है ना, तो बस आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो आपका मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे, और अभी से मेहनत में जुट जाओ। ठीक है अमृता, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है, लाइव क्लासेस हो रही है। आप वहां पे जाओ, नहीं देख पाते हो लाइव में तो बाद में देखो। जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां कॉल कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में भी पूछ लेना। और जितना हो ना प्रैक्टिस सेट बहुत सॉल्व करो। ये आप लोग सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं।